A very warm welcome to all of you over a very profound platform that is Law Arts Academy. So, my dear aspirants and students, this is your teacher, Advocate Samir Learning. So, without any sort of delay, let's move on. मेरे जितने भी स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ये हमारा चैनल का पहला वीडियो है। इससे पहले हमने वीडियोस बनाई हुई है। ये जो वीडियोस हमारे अब स्टार्ट होंगी इस वीडियो के बाद, जो भी वीडियोस आएंगी, इसमें हम आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे। और विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिले लेट्स मूव, हम सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं ताकि टाइम हमारा ज्यादा वेस्ट ना हो। यहाँ पे आपने एक चीज को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मैंने जो टॉपिक किया हुआ है रिवॉल्ट 1857 को मैंने स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको कभी काफी ध्यान से इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप जो जैसे भी सेव कर लीजिए और इसी से कोशिश कीजिएगा पढ़ने की, इसी से कोशिश कीजिएगा अंडरस्टैंड करने की, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ वो स्टार्ट किया हुआ बैक ड्रॉप ऑफ रिवॉल्ट। बैक ड्रॉप ऑफ रिवॉल्ट का मतलब यहाँ पे ये आ गया। अगर हम बैक ड्रॉप की बात करें, बैक ड्रॉप का मतलब यहाँ पे ये होता है कि सर्कमस्टांसेस, और या हम कहें कंडीशन, या हम कहें सीनरी, या हम कहें सीन, मोस्टली जो है क्या रहा। अब हमें पता है कि कॉजेज जो है रिवॉल्ट 1857 को बनाते हैं, और वो कॉजेज ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन में, 3 दिन में, या 1 साल में, या कुछ मंथ में कॉजेज बने होंगे। उन कॉजेज को बनने में, रिवॉल्ट 1857 के कॉजेज को बनने में बहुत सारा जो है टाइम लगा, बहुत सारा टाइम लगा। चाहे वो इकोनॉमिक कॉज रहा हो, जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम जो उसको पढ़ेंगे, पॉलिटिकल कॉज रहा हो, चाहे रिलीजियस कॉज रहा हो, सोशल कॉज रहा हो, मिलिट्री कॉज रहा हो, तो उन कॉजेज को एक्यूमुलेट होने में, उन कॉजेज को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। वो कॉजेज अलग है, ये कॉज नहीं है, ये एक बैकड्रॉप है। और आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि बैकड्रॉप का मतलब मोस्टली क्या होता है। बैकड्रॉप का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मैंने वही आपको बताया कि 1857 का जो रिवॉल्ट 1857 का जो ईयर मोस्टली रहा है 1857 का, उसमें ऐसा क्या हालात, क्योंकि बैकड्रॉप की हम मोस्टली बात करें तो आपने देखा होगा कि मोस्टली कहीं पे भी कोई जब कोई स्टेज कहीं पे होता है, उस स्टेज में बैक साइड जो आपने देखा होगा कर्टन टाइप का या बैक साइड कुछ ऐसा होता लगा होता है, उसके आगे जो मोस्टली जो है उस फंक्शन का या जो भी आगे प्रोसीडिंग चलती है उसका वो हिस्सा होता है, ठीक है। तो यहां पे वही चीज आई कि बैकड्रॉप का मतलब यहां पे आया कि यहां पे मैंने 2 चीजों को आपके सामने लाया हुआ है। पहला आ गया कि जो कानपुर मैसेकर हुआ यहां पे, ठीक है, इसको आपने इसका डेट एग्जैक्ट याद रखना है। हमने पढ़ना नहीं है कानपुर में जो मैसेकर, जो कानपुर मैसेकर हुआ उसको हमने पढ़ना नहीं है। यहाँ पे आपको ये सिर्फ ध्यान में रखना है कि इसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे मैंने कहा 2 चीजों को लाएंगे, तो पहला ही मैंने बता दिया। दूसरा आ गया कि जो बंगाल आर्मी जो थी मोस्टली उसके बारे में, और वो बंगाल आर्मी के साथ रिलेट करता है अवध का इंसिडेंट, अवध के बारे में। तो ये 2 चीजें जो है, ये 2 चीजें क्या बनाती है, ये 2 चीजें मोस्टली बैकड्रॉप तैयार करती है रिवॉल्ट 1857 का। सो ये आपको हेल्प करता है कि अगर किसी को भी कोई रिटन एग्जाम देना है, क्योंकि देखिए ये जो कंटेंट मैं यहाँ पे दूंगा, मेरी कोशिश यहाँ पे ये रहेगी कि डेप्थ में, कंप्रीहेंसिव में आपको पढ़ाऊं, एलॉबरेट करके पढ़ाऊं, डिटेल में पढ़ाऊं। ऐसा नहीं कि देखिए हमेशा इस चीज को आप ध्यान रखिए, बीइंग अ स्टूडेंट, जब भी आप कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो एग्जाम में ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जियो पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है जिस सब्जेक्ट के ऊपर जब तक आप कम से कम 30 मिनट्स की, 40 मिनट्स की 10 वीडियोस या 20 वीडियोस आप देख ना ले डिटेल में, तब तक आपको वो टॉपिक कंप्लीट आपके एग्जाम के लिए कंप्लीट नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है 4 वीडियोस में, और वो भी 10 मिनट्स की वीडियोस में आप पूरे टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। इसलिए थोड़ा पेशेंस आपको रखना है, ज्यादा फास्ट। देखिए दिस इज नॉट ऑल अबाउट द स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कम टाइम में बिल्कुल आप शॉर्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली जो आपको आएंगे वहां पे, मैंने हमेशा इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है कि वो आपको ये नहीं पूछेंगे, एक जेनेरिक तरीके से तो क्वेश्चन आता ही आता है, मगर वो आपका नॉलेज चेक करते हैं। तो नॉलेज आपका तभी होगा जब आप डिटेल तरीके से उसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैंने वही बताया हुआ है कि ये टॉपिक आपको कोई रिटन एग्जाम अगर लिखता है तो उसमें भी हेल्प करेगा, एमसीक्यू का होता है, एसएसबी का, या कोई भी एक एग्जाम होता है उसमें भी आपको हेल्प करेगा। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने देखना है कि ब्रिटिशर को उन्होंने यहाँ पे उस टाइम में अगर हम बात करें रिवॉल्ट 1857 तक मोस्टली क्या हुआ था, रिवॉल्ट 1857 तक ब्रिटिशर को यहाँ पे, जहां पे हम देखें, मेटिक्युलसली कंस्ट्रक्टेड अ मोनोपोली ऑफ वायलेंस। देखिए मोनोपोली का मतलब आ गया एक्सक्लूसिव कंट्रोल, किसी चीज के ऊपर किसी पर्सन का होता है, और वायलेंस को हमें पता है वायलेंस क्या होता है। तो ब्रिटिशर ने जो किलिंग्स की, एट्रोसिटीज की, इनजस्टिस किया, एक्सप्लॉइटेशन किया 1857 तक लोगों के साथ,
उनके साथ जो भी जातियां हुई, कैनन के साथ उनको बांध के उनको जो है वो उड़ा देते थे या किलिंग्स करते थे उनके ऊपर, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली करते थे। तो किसी भी तरह का जो वायलेंस उन्होंने किया था, तो ब्रिटिशर ने ये चीज बड़ी केयरफुल तरीके से जो है लाई और केयरफुल तरीके से ये वायलेंस किया, और उनको लगता था कि ये जो वायलेंस हम कर रहे हैं इसके ऊपर हमारा पूरा मोनोपोली है, पूरा कंट्रोल है, ठीक है। और यहां पे क्या हुआ कि इसी वायलेंस का जो ये बड़े केयरफुल तरीके से, और इनको लगता था ये पूरा कंट्रोल मोनोपोली है इनका इस वायलेंस के ऊपर, ये वायलेंस कर सकते हैं, इनको लगता था ब्रिटिशर को। तो इसको वायलेंस को क्या किया, इस वायलेंस को काउंटर रिप्लाई किसने किया, वो सब्जेक्ट्स कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट्स हैं इंडियंस जो उस टाइम में थे, ठीक। इन्होंने क्या किया, काउंटर वायलेंस किया। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि मोनोपोली ऑफ वायलेंस को क्या किया, इसको काउंटर वायलेंस किया। कि इंडियंस ने कहा, रेबल्स ने कहा कि अगर आप वायलेंस करेंगे तो उस वायलेंस का हम काउंटर वायलेंस करेंगे। आप अगर हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे, हमारे लोगों को के ऊपर एट्रोसिटीज करेंगे, या हमारे लोगों को किलिंग्स करेंगे आप, या मैसेकर करेंगे आप किसी भी तरह का, तो हम उसको काउंटर करेंगे। काउंटर मींस हम भी क्या करेंगे, हम भी आपके लोगों की, आपके ऑफिशियल्स की किलिंग करेंगे। सो यहां पे इसका मतलब है हालात, देखिए काउंटर तभी होता है जब हालात बहुत खराब हो चुके होते। अब यहां पे इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि ये डेट याद रखनी है, 27 जून को 5 से स्टार्ट हुआ था, और इसका एग्जैक्ट डेट जो है 27 जून का रहा। यहां पे आपने देखा होगा कि ये मोस्टली, जैसे हम बात करें ट्रांसलेशन का मतलब, यहां पे ये चीज आ गई कि जहां पे हम किसी चीज की हद के बाहर चले जाते हैं, जब हम कहते हैं कि किसी चीज की हद हो चुकी है, यहां पे वही एक्ट हुआ। और इस एक्ट में इन्वॉल्वमेंट दोनों की थी, इन जो रेबल्ड इंडियंस थे उनकी भी थी, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, सोल्जर्स थे, ब्रिटिश सोल्जर्स, उनकी भी थी। सो यहां पे एक जबरदस्त तो नहीं कह सकता, जबरदस्त इन द सेंस फ्रॉम इनह्यूमन सिचुएशन की अगर हम बात करें, तो यहां पे एक जबरदस्त एक स्टेन हमारी हिस्ट्री में अगर कहीं रहा है, कानपुर मैसेकर, जिसको सीज ऑफ कानपुर भी हम कहते हैं। यहाँ पे अब तो ये आ गया, ये जो है अब इसको हम कानपुर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो है एक ह्यूज व्हीलर जो थे, जो हम सबको पता है कि उन्होंने जो शादी की थी वो इंडियन के साथ की थी, और कुछ हद तक इन्होंने एम्ब्रेस कर लिया था इंडियन कल्चर को। और उसके बाद नाना साहिब, अब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे कुछ मिसकंसेप्शंस भी रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग भी रही, उसके बेस पे भी किलिंग्स, यहाँ पे इनोसेंट बच्चों की, इनोसेंट औरतों की यहाँ पे किलिंग्स हुई, और बोथ साइड किलिंग हुई यहाँ पे, और उसका एस्टिमेशन बहुत ज्यादा रहा। और हिस्ट्री में एक इस तरह का इनह्यूमन एक्ट कंसीडर किया जाता है, जो हमारी हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में एक, आप ले लीजिए, एक अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो एक बहुत बड़ा दाग है उसके ऊपर ये, ठीक है। सो यहाँ पे इसका मतलब है ये जो है, इसने क्या किया, इस वाले इंसिडेंट ने, आपने इसका डेट याद रखना, अभी हम डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे, किसी और लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। ये वाला जो मैसेकर यहाँ पे हुआ था, ये एक बैकड्रॉप क्रिएट करता है, किसके लिए बैकड्रॉप क्रिएट करता है, रिवॉल्ट 1857 के लिए, म्यूटिनी के लिए, ठीक है। म्यूटिनी ने आपने ध्यान में रखना है कि whenever we are talking about revolt 1857, we are not concerned about सिपाही म्यूटिनी से हम कंसर्न नहीं है, म्यूटिनी इन जनरल से हम कंसर्न है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। देखिए मैं पहले जैसे कह चुका हूं, अपने जो भी मेरे लेक्चर्स रहे, ऑफलाइन रहे, ऑनलाइन रहे, बच्चे को जो भी वो सुनता है टीचर का, चाहे वो ऑफलाइन सुन रहा है या ऑनलाइन सुन रहा है, बच्चे को एक चीज ध्यान में रखनी है। उसको क्या चीज ध्यान में रखनी है कि टीचर जो बोलता है उसके वर्डिंग्स को 90% आपने क्या करना है, टीचर की वर्डिंग्स के ऊपर ध्यान देना है। टीचर क्या कह रहा है, क्या कैसे कह रहा है, वॉज, इज की बात कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, कोई जैसे टॉपिक आता है, जैसे राइट्स, एस, राइट बोला टीचर ने कि एस लगाया उसके साथ, इसका मतलब है आपने बड़ा ध्यान से टीचर की वर्डिंग्स पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर टीचर की वर्डिंग के ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड के ऊपर ज्यादा ध्यान रखते हैं, बोर्ड के ऊपर सिर्फ आपका 10% ध्यान होना चाहिए, 90% आपका टीचर की वर्डिंग के ऊपर होना चाहिए। इसीलिए मेरे वर्डिंग को बिल्कुल अपने कानों में अच्छे तरीके से डालिए कि टीचर जो है मैं क्या कह रहा हूं, एक एक वर्ड को, फिर आपको समझ आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो म्यूटिनी की बात करूंगा अगर मैं, तो म्यूटिनी का मतलब होता है गदर, रिवॉल्ट, जो हम प्रोटेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे सिपाही मतलब, देखिए म्यूटिनी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पॉलिटिकल फॉर्म में हो सकता है, इकोनॉमिक फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में रिवॉल्ट हो सकता है, गदर हो सकता है, प्रोटेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे जो म्यूटिनी था ये एक जनरल नेचर का था। यहाँ पे हम इसको सिर्फ सिपाही म्यूटिनी नहीं कह सकते हैं, ये एक म्यूटिनी था, एक एज अ होल था। तो अब यहाँ पे मैं उसी की बात कर रहा हूँ, म्यूटिनी की, ठीक है।
यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो हमारा वाला मैसेकर रहा एक बहुत बड़ा दागदार रहा हमारी हिस्ट्री के लिए, इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें। ये एक बैकड्रॉप बन गया, ठीक, यहाँ पे बैकड्रॉप बन गया रिवॉल्ट 1857 के लिए। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने शुरू में क्या किया, ब्रिटिशर्स ने शुरू में उन्होंने जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, मैं यहाँ पे अगर आऊं वॉन हस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो हम सभी जानते हैं इनको, वॉन हस्टिंग को। अब जो वॉन हस्टिंग थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंस्ट्रक्शंस पहले दे रखी थी कि इंडियंस जितने भी है, कौन से इंडियंस, जिनको हम सिपाही कहते हैं, और सिपाही कौन है, सिपाही वो है जो इंडियन है, नेटिव है, और ब्रिटिश या और किसी की आर्मी में जो है वो क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है, एज अ सोल्जर काम कर रहा है, ठीक है, उसको हम सिपाही कहेंगे। तो वहां पे उसने इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि भाई कास्ट, क्योंकि आज भी हम कास्ट हमारे सोसाइटी का एक इंटेग्रल पार्ट है, वो हम मानते, पहले जो था कास्ट सिस्टम थोड़ा रिजिड था, अब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पे जो भी सोल्जर्स, जो इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिशर की आर्मी में सब थे, एम्प्लॉयड थे, वहां काम करते थे, वहां पे उनका कास्ट सिस्टम जो था, उनके जो रूल्स थे, चाहे वो खाने पीने के जो है उसमें आते हैं या ट्रैवलिंग के में आते हैं, जो भी उनके नॉर्म्स थे कास्ट को लेकर, वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। तो यहाँ पे वान हस्टिंग ने क्या किया, वान हस्टिंग ने इनको इंस्ट्रक्शंस पहले दे लिखी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि इनके साथ छेड़खानी हमने नहीं करनी है, कि कस्टम को रेस्पेक्ट करना है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, अगर बंगाल आर्मी की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल आर्मी में यहाँ पे 3 तरह के अगर हम बात करें, जैसे ये आ गया भूमिहार्स आ गए, ब्राह्मण्स आ गए, राजपूत आ गए, तो इनका खाने पीने का, ट्रैवल का, ये सारा का सारा जो था, ब्रिटिशर्स उस टाइम में क्या करते थे, ब्रिटिशर उस टाइम में पहले 1857 से काफी पहले, तो वो क्या करते थे, उसको काफी रेस्पेक्ट करते थे, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करते थे, क्योंकि कस्टम को बड़ा, और खासकर मैंने वही कहा कि देखिए अगर कास्ट कहें तो कास्ट जो है कल्चर का एक हिस्सा है, कस्टम का एक ट्रेडिशन का एक हिस्सा है, अभी भी है, पहले भी था, पहले थोड़ा ज्यादा था, पहले हम ज्यादा उसको रिजिडिटी थी उसमें। यहां पे क्या हुआ कि वही मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशन और कस्टम उसमें इंटरफेयर नहीं किया, और आइडेंटिटी जो थी इंडियंस की, खासकर इंडियंस की, सिपाही मीन जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिशर की उसमें आर्मी में जो सर्व कर रहे थे, तो उनका जो भी मोस्टली जो उनके जो भी कास्ट आइडेंटिटी रही, उनके कस्टम ट्रेडिशन रहे, उनको ब्रिटिशर ने इनिशियली क्या किया, कंपनी ने इनिशियली उन्होंने क्या किया, रेस्पेक्ट किया। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि 1820 में ब्रिटिशर ने क्या किया, रिफॉर्म के नाम पे, या हम कहें यूनिवर्सलाइज्ड मिलिट्री कल्चर मींस एज मतलब कल्चर आ गया, मतलब सिस्टम सारा का सारा जो वहां पे था, कि जो ब्रिटिशर ने कहा कि हम थोड़े चेंजेस लाएंगे इसमें, तो इसका मतलब है कि अगर चेंजेस लाएंगे तो ये चीजें भी कुछ हद तक इफेक्ट होंगी जो पहले होती थी, जो पहले रिस्पेक्ट दी जाती थी उनकी कास्ट को या उनके कस्टम को, उस हिसाब से वो सर्व करते थे। अब ऐसा नहीं होगा, इन्होंने जब ये रिफॉर्म्स लाए, और रिफॉर्म्स जब लाए तो उसकी वजह से क्या हुआ कि यहां पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि 1856 एक आया आपका, 1820 और दूसरा है 1856 में क्या हुआ, सर्विस रूल्स आए यहाँ पे, और उस सर्विस रूल के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि अगर कोई पर्सन अपने एरिया से बाहर या आउटसाइड इंडिया, अपने एरिया से बाहर या आउटसाइड इंडिया में सर्व कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिए जाते थे, वो एबॉलिश कर दिए गए। और उसके बाद यहां पे क्या किया कि वही इंडियन सिपाही, इंडियन सोल्जर्स ने क्या किया, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम बाहर जो है हम नहीं जाएंगे, हम बाहर किसी कंट्री में, अफगानिस्तान या सिंध जैसी कंट्रीज में हम सर्व नहीं करेंगे। अब ब्रिटिशर ने इसको रिटेलिएट कैसे किया, रिटेलिएशन कैसे हुआ, उनको डिसमिस करके रिटेलिएशन स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब है यहाँ पे इनके बीच में, इंडियन सिपाही के बीच में और ब्रिटिश ऑफिसर खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यहाँ पे जो है रिटेलिएशन स्टार्ट हो गया, रिवेंज स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये एक कंडीशन क्रिएट होती है, यहाँ पे तो पहले से ही हो चुकी थी, और मैंने वही कहा आपको इनके अलग रूल्स थे, उसमें भी पहले इन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि भाई रेस्पेक्ट करना है, बट आगे हालात चेंज हो गए, रिफॉर्म हो गया, चेंज हो गया, तो पहले जैसी बात कुछ नहीं रही। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने एक चीज को ध्यान में रखना है कि अगर हम बंगाल आर्मी की अगर बात करूं, ये तो आई होप कि ये आपको समझ आ चुका है। अब मैं अगर बंगाल आर्मी की बात करूं, यहाँ पे बंगाल आर्मी में क्या था कि आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि बंगाल आर्मी, आप अगर इसको ना समझे, इसको ये ले ले कि बंगाल जो है आर्मी रेजिमेंट, अगर ले ले हम बंगाल आर्मी रेजिमेंट, जो मोस्टली ब्रिटिशर्स जो जैसे भी उनकी प्रेसिडेंसी जो भी थी उसमें जो उनकी उस तरह उनकी एक माइटी आर्मी थी, और उसमें जो सबसे
ज्यादा इंडियंस जो एम्प्लॉय थे वो बंगाल आर्मी में थे। अब वो जो बंगाल आर्मी में या बंगाल रेजिमेंट जो ब्रिटिशर की थी उसमें उसमें जो इंडियंस ज्यादा एम्प्लॉय थे और किसी भी रेजिमेंट में उतने ज्यादा इंडियंस एम्प्लॉय नहीं थे। अब ये जो इसमें एम्प्लॉय थे ये ज्यादा से ज्यादा किस एरिया से बिलोंग करते थे, वो अवध के एरिया से बिलोंग करते थे। अब आपने यहाँ पे थोड़ा आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे जो है नोट किया हुआ है, आपने इसको ध्यान में रखना है कि अवध जिसको अवध भी कहा जाता है, तो करंटली जो है प्रेजेंटली राइट नाउ अभी यूपी है और उसकी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, जिसको हम पहले अवध कहते थे। तो ये इस रेजिमेंट में जितने भी इंडियन सिपाही थे, इंडियन सोल्जर्स थे, नेटिव सोल्जर्स थे, वो मोस्टली किससे थे, वो मोस्टली किससे बिलोंग करते थे, वो अवध से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी, अगर हम बात करें अब यहाँ पे क्या हुआ कि और जो भी रेबल हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, अगर पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया की आर्मी को अगर हम देखें उसमें आधा जो था, आधे जो है उन्होंने क्या किया, आधे इंडियन सिपाही ने क्या किया, उन्होंने रेबल किया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो है यहाँ पे इंडियंस जो है इसमें ज्यादा रहे होंगे, ज्यादा थे, और उन्होंने मैक्सिमम सभी ने रेबल किया, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर के खिलाफ उन्होंने रेबल किया। उसके बाद दूसरा हुआ इनकी सैलरी को कम कर दिया गया, उसके बाद जो इनको प्रमोशंस नहीं दी गई। अब यहां पे क्या चीज बन रही है, देखिए मैं पहले कह चुका हूं आपको कि ये बैक ड्रॉप है। कानपुर वाला मैसेकर हुआ, एक इसमें रिटेलिएशन हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ठीक है, घेर लिया गया, किलिंग्स हुई बोथ साइड में, इनोसेंट ब्रिटिशर्स की, इनोसेंट इंडियंस की, ठीक है, और निहत्थे लोगों की जिनका कोई कसूर नहीं था। ठीक है, अब यहां पे जब ये चीज हुई तो इसका मतलब है ये तो एक भाई फैक्टर बनेगा ही बनेगा, है कॉज तो नहीं हम लेंगे इसको, बैकड्रॉप में इसको ले लेंगे हम। उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि शुरू में ऐसा हुआ, मगर आगे जाके क्या हुआ कि जैसे ही 80-20 की बात आई वहां पे इन्होंने रिफॉर्म्स लाए। अब रिफॉर्म्स लाए तो इन्होंने अपने रूल्स रखे, जब अपने रूल्स रखे तो वो सिपाही, इंडियन सिपाही को इनको ठीक नहीं लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके कल्चर के साथ, उनके कास्ट के साथ, उनके खुद के साथ जो है वो, उनकी खुद की डिग्निटी के साथ जो है वो क्या होने लगे, वो कॉन्ट्राडिक्ट होने लगे। उसके बाद यहां पे क्या हुआ कि यहां पे मैंने वही आपको बताया कि ये सारा का सारा क्या हो गया, एक पूरा का पूरा एक आप कह सकते हो एक सीन तैयार हो गया रिवॉल्ट 1857 के लिए। अब देखिए यहां पे ये वाला जो मैंने यहां पे लिखा है, आपको ये मैं कॉलेज में पढ़ाऊंगा, जो ग्रीस कार्ट्रिजेस वाला इंसिडेंट है बड़े डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी आपने इस तरफ इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि कॉजेज अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ये डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। यहां पे आपने एक चीज को ध्यान में रखना है कि यहां पे एक अफवाह फैली थी सिपाही के बीच में, डमडम एक जगह है कोलकाता में, वहां पे कि भाई जो नई कार्ट्रिज आई है और जो नया इन्होंने मस्केट जो मैंने राइफल इंट्रोड्यूस किया है, उस राइफल को क्या कहते हैं, उस राइफल को एनफील्ड राइफल कहते थे उस टाइम में। और किसको रिप्लेस किया, पहले कौन सा था, एनफील्ड राइफल से पहले कौन सा था, यह ब्राउन बेस आपने याद रखना है। ठीक है, यहां पे तो ये हम सभी जानते हैं, काऊ और पिग का फैट उन्होंने उसमें मिलाया, एक र्यूमर था यहाँ पे। ठीक है, अब ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब कॉजेस करेंगे, अभी कॉजेस नहीं करा रहा हूं मैं। उसके बाद आया कि एक और र्यूमर आया, एक और अफवाह आई कि ब्रिटिशर ने काऊ और पिग की जो बोन है, उसका जो डस्ट है, उसको जो ग्रीन करके उसको जो पीस के उसका डस्ट है, जो वो किसमें मिलाया, आटे में मिलाया हुआ है। अब इसका मतलब है कि जब ये वाला और ये वाले, ये दोनों चीजें, ये वाली और ये वाली दोनों चीजें जब मिली, क्या बनाती है, किस चीज को बताती है, किसी कॉन्स्पिरेसी को बताती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या होती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो थ्योरी होती है मोस्टली जो मैनिपुलेट की गई हो, जो फैब्रिकेट की गई हो इस पर्पस के लिए, कोई पॉलिटिकल पर्पस के लिए, जिसके पीछे एक हिडन कोई जो है साजिश हो, उसके पीछे एक हिडन मोटिव उसके पीछे हो, पॉलिटिकल मोटिव हो। तो यहां पे ये दो चीजें तो इन्होंने लाई, इससे ये साबित हुआ कि ये ब्रिटिशर्स की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये हमारे कल्चर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। ये जो बैक ड्रॉप बना, ये बैकड्रॉप में जो मैंने वही कहा आपको कि ये दो चीजें जो आई, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्रिएट हुई। यहाँ पे बंगाल आर्मी में, बंगाल रेजिमेंट में मैक्सिमम जो थे वो क्या थे, वो इंडियंस थे, हैं। अब जो वो इंडियंस थे वो भी नाराज हो गए, किससे नाराज हो गए, ब्रिटिशर से नाराज हो गए। अब जब ब्रिटिशर से नाराज हो गए, और वो किससे बिलोंग करते थे, अवध से बिलोंग करते थे वो मोस्टली सारे के सारे। और ये मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कि ऐसा ब्रिटिशर ने नेक्स्ट और क्या किया जिसकी वजह से ये वो बंगाल आर्मी में, वो इंडियन सिपाही बंगाल आर्मी में जो सर्व कर रहे थे, जो अवध से बिलोंग करते थे मैक्सिमम, वो कैसे और नाराज हो गए।
जब एनेक्सेशन ऑफ अवध हुआ, जब एनेक्सेशन ऑफ अवध हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, जिसको बोलते हैं आग में घी डालने का काम हुआ फिर वहां पे। तो जब पहले से ही यहाँ पे मैंने वही बताया आपको, यहाँ पे रिटेलिएशन स्टार्ट हो गया, डिसमिसल ब्रिटिशर ने स्टार्ट कर दिया कि भाई ये इनकार कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमें मान नहीं रहे हैं, डिफे कर रहे हैं हमारे रूल्स लॉज को जो हमने बनाए हैं, रिफॉर्म्स को नहीं मान रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने देखा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लॉयल थे, ये सबसे ज्यादा लॉयल थे जो अवध से आए हुए थे और सर्व कर रहे थे किसमें, बंगाल रेजिमेंट में सर्व कर रहे थे। तो ये सबसे ज्यादा जो है शॉक हो गए कि ब्रिटिशर स्लोली क्या कर रहा है, ग्रेजुअली क्या कर रहा है, हमारी लॉयल्टी का नाजायज फायदा उठा रहा है। और ये चीजें बनी यहाँ पे, और जब ये चीजें बनी, और हम सभी जानते हैं कि 1857 में लार्ज स्केल में म्यूटिनी होना, दैट वाज एक्चुअली इनएविटेबल, वो तो होना ही था। ठीक है, सो आई होप कि ये आपको कुछ हद तक समझ आ चुका होगा। इसमें जो है देखिए यहाँ पे आपने, मैंने वही बताया आपको कि ये अगर इसकी हम बात करें, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये बहुत बड़ा, अगर रिटर्न एग्जाम आप लिखेंगे उसमें अगर ये चीज का जिक्र करेंगे, और मैंने दो ही फैक्टर है यहाँ पे, आज ज्यादा मिक्स नहीं करना है, दो ही फैक्टर है, एक ये वाला और उसके बाद ये वाला, ज्यादा आपने कोई नहीं करना है। अगर कोई रिटर्न एग्जाम दे रहा है, अगर केस की कोई तैयारी कर रहा है, उसके लिए सबसे जबरदस्त कंटेंट यही है कि आप इसके बारे में डिटेल में लिखिए। नेक्स्ट वीडियोस में अगर हमारा टॉपिक रहा, इसमें अभी मैं नहीं जाऊंगा, तो इसमें ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा पक्का श्योरली, और बंगाल वाला मोस्टली। तो किस तरह देखिए, क्योंकि देखिए मोस्टली क्या हुआ कि वो सर्व कर रहे थे बड़े मजे से, और यहाँ पे इसने इंस्ट्रक्ट किया छेड़खानी नहीं करनी, पर स्टोरी सारी ग्रेजुअली वो चीजें नहीं रही, चेंज हुई। जब चेंज हुई, ये लॉयल थे, और जब इनकी लॉयल्टी जो है वो शॉक हो गई कि ब्रिटिशर का एटीट्यूड जो अप्रोच है वो टोटली डिफरेंट है, तो फिर जाके यहाँ पे हालात और खराब हुए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा मोस्टली फिर आगे और क्या हालात बने। सो यहाँ पे मैं अपने इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज को आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक चीज आई कि काउंटर वायलेंस और मोनोपोली ऑफ वायलेंस। इट वाज एक्चुअली मोनोपोली ऑफ वायलेंस वर्सेस काउंटर वायलेंस। मेरी बात समझे आपने? मोनोपोली ऑफ वायलेंस मींस ब्रिटिशर कहते थे भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, और इंडियंस ने कहा कोई बात नहीं, हम इसका काउंटर वायलेंस करेंगे, तुम जो भी करोगे हम उससे ज्यादा करेंगे। दैट व्हाट वाज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस मोनोपोली ऑफ वायलेंस वर्सेस काउंटर वायलेंस। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये थी कि यहाँ पे जो है आपने देखा होगा ना, आपने देखा होगा मोस्टली जब भी, जैसे अगर मूवीज में देखें या कहीं पे भी अपने डे टू डे लाइफ में देखें, रिवेंज अगर कोई लेता है फिर दूसरा जिसके खिलाफ रिवेंज लिया होगा वो भी रिवेंज लेता है। ठीक है, जो रिटेलिएशन जो मोस्टली होता है, अगर दोनों साइड से रिटेलिएशन अगर हो रहा है तो वो एक चेन बन जाता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता रहता है, वो कभी टूटता नहीं है। यहाँ पे ऐसा ही हुआ। तो पीस कैसे हो सकता था? पीस तो पॉसिबल ही नहीं था, हालात तो और वर्ष होते। सो यहाँ पे मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, और आई होप कि वीडियो आपको जो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव आपके लिए रहेगा। और नेक्स्ट देखिए इसी तरह हमें सपोर्ट कीजिए। मैं अब मेरा ये अभी इनिशिएटिव है, मैं स्टार्ट करूंगा और मैं मैक्सिमम वीडियोस डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये 8057 की बहुत लंबी लिस्ट बनेगी इन वीडियोस की, श्योरली एंड श्योरली फॉर ऑल यू गाइज। सो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। बाय बाय, सी यू एंड ब्लेस यू।